हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में कि आप 12वीं के बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हो। देखो, इससे पहले वीडियो में आप जाके चैनल पे देख लेना, मैंने ना टॉप पोस्ट की वीडियो भी बनाई है कि एसएससी सीजीएल, अगर हम यहाँ पे मेन बात करते हैं, हालांकि एसएससी सीजीएल से आप बनोगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो मैंने वहाँ पे बात किया था कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, जिसमें एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, एएसओ हो गया, एग्जामिनर हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भाई नाम में इतना भौकाल है, जब से ये मूवीज़ वगैरह इतनी चली हैं और ये रेड वगैरह इतने खतरनाक तरीके से मारते हैं भाई, मतलब न्यूज़ छा जाते हैं, न्यूज़ पे छा जाते हैं। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक बहुत ही भौकाली पोस्ट है। अगर आप इसकी तैयारी करते हो और हो जाते हो, और अगर आप अपने किसी गाँव में बताओ कि भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो पहले से ही दुश्मनी करना भूल जाएगा आपसे, पहले से ही बोलेगा भाई इसको तो अपने दोस्त बनाओ जरूर, है ना। और बाकी बाकी तो आप समझते हो सब कुछ, ठीक है। तो आज इस पोस्ट के बारे में हम सारी चीज़ें बात करेंगे, कंप्लीट बात करेंगे कि आप सिलेक्शन कैसे कैसे आप यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आपको क्या क्या पेपर बेलना पड़ेगा, क्या क्या काम होता है इनका, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है, इनकी सैलरी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो भाई ये है, सैलरी कितनी होती है, पर्क क्या है। पर्क भी यहाँ पे कम नहीं है भाई, आईएएस वाली फीलिंग आपको पूरी आती है यहाँ पर भी, है ना। बस एक आईएएस का अलग ही रुतबा है, वो तो होना ही चाहिए भाई, वो इतना टफेस्ट एग्जाम भी क्लियर करते हैं, उसके सामने ये एसएससी कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो लेकिन हाँ, पर्क वगैरह सैलरी इतनी मिलती है, बहुत 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 अच्छी है भाई। वैकेंसीज हर साल कितनी आती है, ट्रेनिंग क्या क्या ट्रेनिंग होता है, कैसा होता है, सब चीज़ बात करेंगे भाई, कंप्लीट पैकेज वाला वीडियो है। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक बम फोड़ दिया भाई, सैलरी सुन लो सबसे पहले, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे भाई। हाँ, बेस्ट जॉब है। देखो, प्राइवेट नौकरी में अगर मैं बोलूँ ना, आईआईटी से अगर आप एमएससी भी करके जाओगे ना मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 40,000। 40,000 क्यों, ऐसा क्यों? मेरी दोस्त की बहन अभी अभी लगी है, बताओ आईआईटी कौन से दिल्ली से शायद, ऐसी मतलब इतने बड़े कॉलेज से सोचो एमएससी करी हैं, और मतलब एक अच्छे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है करने के लिए। उनकी सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी है 40,000, और एक अच्छी जॉब में गई, अच्छी कंपनी में। लेकिन यहाँ सोचो, अगर आप उतनी मेहनत करके यहाँ पे अगर आप सरकारी नौकरी ले लेते हो इनकम टैक्स पे, कोई मगजमारी नहीं है, कोई आपको फील्ड वर्क नहीं है उतना, आपको ऑफिस में 9 से 5 करना, एकदम आराम की ज़िंदगी है, चेयरमैन आपका मतलब पीठ थपथपाएगा डेली, हर वीकली बोलेगा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ें हैं भाई यहाँ पे। तो 85,000 सोचो, इन हैंड सैलरी कम है क्या है? 85,000। अभी तो देखो और भी क्या क्या इसके पर्क्स हैं, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं, सैलरी पे ही थोड़ा ना अटके रहेंगे। सैलरी ये पाने के लिए देखो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो पोस्ट का नाम है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अपना सीबीडीटी के डिपार्टमेंट के अंडर आता है ये। एसएससी सीजीएल नाम का एक एग्जाम देना पड़ता है अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। मिनिस्ट्री कौन सी? फाइनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है भाई, जहाँ पर भी ट्रांजेक्शन आए, जहाँ पर भी पैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही हो जाता है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के अंदर हो, सोचो। और ये ग्रेड बी की जॉब है। ग्रेड ए अपना आईएएस वगैरह, आईएफएस हो गया, आईपीएस हो गया, ग्रेड बी अपना ये हो गया। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह आपको देना नहीं है, केवल पेपर निकाल दो, जॉब आपके हाथ में है, ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, दो तरीके की होती है ना, स्टेट और सेंट्रल, तो ये सेंट्रल में आती है, मतलब सेंट्रल लेवल पे आती है, ये समझो बस, ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब कैसी होती है? देखो, डेस्क जॉब भी होती है और फील्ड जॉब भी होती है। डेस्क जॉब मतलब आपको, जैसे मतलब अगर मैं कहूँ 12 महीने में से आपको 11 महीने तो डेस्क पे काम करना पड़ेगा, बाकी 1 महीना आपको फील्ड में, अगर आपको कहीं रेड वगैरह मारना पड़े तो आप वहाँ पे रेड जाके मारोगे, फील्ड जॉब वो हो गया। तो जैसे आपने मूवी देखी होगी रेड, अजय देवगन की, जिस तरीके से वो रेड मारने जाता है, वैसे ही आप भी जाओगे, एकदम भौकाली खतरनाक दिख के, ठीक है। वैसे ही आपके सामने, मतलब आपके साथ 15-20 लोग जाएंगे, इनकम टैक्स के लोग जाएंगे, रेड मारेंगे। पब्लिक डीलिंग होती है तभी होती है जब आपका रेड वगैरह पड़ता है। 9 से 5 ड्यूटी होती है, कोई यहाँ पे मतलब कोई वैसी नहीं है कि ओवर टाइम वगैरह, कोई वैसा कुछ नहीं। हाँ, जब रेड वगैरह होता है तो आपको थोड़ा सा टाइम के लिए रुकना पड़ता है, 9-10 बजे तक के लिए। वर्क प्रेशर भाई बहुत कम है। जब आपका रेड होता है ना, तभी आपका थोड़ा बहुत वर्क प्रेशर फील होगा कि आपको ओवर टाइम में भी करवा रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप एकदम वर्क प्रेशर आपका ऊपर नहीं रहेगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो ना, जैसे अगर आपने एसएससी निकाल दिया, कई बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो सोचते हैं कि क्या इस जॉब के साथ में कर सकता हूँ, बिल्कुल भाई कर सकते हो, है ना। इतना टाइम आप निकाल सकते हो, उतना थकान वाली भी जॉब नहीं है, ठीक ठाक जॉब है, मीडियम जॉब है, एकदम इजी वाला भी जॉब नहीं है कि आपको आराम का ही काम करना है, नहीं, मीडियम जॉब है, अच्छी जॉब है भाई, ठीक है। ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, ट्रांसफ़र नहीं है। आप जिस भी जोन में, अगर आपकी दिल्ली में पोस्टिंग हो गई ना और आप चाहो कि मैं लखनऊ में शिफ्ट हो जाऊं, तो नहीं हो सकते, ट्रांसफ़र अवेलेबल ही नहीं है भाई, यहाँ पे बंद कर रखा है ट्रांसफ़र इन्होंने ग्रुप बी वाले में, ठीक है। ट्रेनिंग आपका होता है, जब आपका सब कुछ हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पेपर वगैरह सब कुछ निकाल लोगे, जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा। उसमें आपको पढ़ाया जाता है थोड़ा टैक्सेशन कैसे, कहाँ
कैसे लेना है, किस तरीके से यहाँ पे चोरी वगैरह होती है उसके बारे में आपको बताया जाता है। कोई यूनिफॉर्म नहीं है, सबसे अच्छी बात तो ये भी है और कई लोगों के लिए अच्छी बात नहीं भी है। तो यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कैजुअल ड्रेस में जाओ, एक अच्छा जो भी कोट पैंट वगैरह होता है आपका। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग स्लाइड है ये पूरी वीडियो की, एक तो सैलरी वाली थी और ये की है। सबसे ज़्यादा मज़ा तो यहाँ पर आएगा जब मैं आपको चीज़ बताऊंगा। आपको सैलरी के साथ साथ डियरनेस अलाउंस, जो आपकी 85,000 रुपये सैलरी मिलेगी ना, उसमें देखो क्या क्या मिलता है आपको। डियरनेस अलाउंस उसी में है, ये मतलब अलग से नहीं मिलेगा कि 85,000 के साथ आपको डियरनेस अलाउंस अलग से उसी में क्या क्या मिलता है आपको। डियरनेस अलाउंस मिलेगा, मतलब महंगाई भत्ता। जैसे आपका जो सैलरी बेसिक पे 44,000 कुछ रहता है, उसका ही ये कुछ रहता है भाई 30% 40%। ये इसका मतलब क्या होता है, महंगाई भत्ता। जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ती जाती है उसी तरीके से आपका डियरनेस अलाउंस भी बढ़ता है, मतलब आपकी सैलरी भी उसी स्पीड से बढ़ेगी, ठीक है। मतलब ये अलग से महंगाई भत्ता देते हैं आपको। एक गवर्नमेंट क्वार्टर मिलेगा जो कि अच्छा होता है, एक अच्छे एरिया में होता है। क्वार्टर तो ठीक ठाक होता है लेकिन एक अच्छे एरिया में होता है, ग्रीनरी एरिया रहता है, कैंटोनमेंट एरिया रहता है, बहुत ही कम पॉपुलेशन रहती है वहाँ पे और सब कुछ ईजिली अवेलेबल रहता है वहाँ पे। मार्केट वगैरह, स्कूल वगैरह, रेलवे वगैरह सब कुछ अच्छा रहता है भाई। सबसे अच्छी बात ये होती है क्वार्टर की। आपको 30 लीटर पेट्रोल का पैसा दिया जाएगा या फिर 30 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा अगर आप ये दिखा देते हो कि मैंने जॉब के दौरान मतलब यहाँ रेड वगैरह मारने के गए और आपने वहाँ पे पेट्रोल वगैरह यूज़ किया। तो ये भी एक अलग से बेनिफिट आपको मिलता है कि आपको अपनी तरफ से पेट्रोल खर्च नहीं। 30 लीटर का मतलब 3,000 रुपये सीधे सीधे, तो वो 3,000 भी आपको सरकार देगी। सोचो कितना सोच रही है आपके बारे में। मेडिकल फैसिलिटी, सबसे बढ़िया फैसिलिटी तो मुझे ये लगती है भाई सरकारी नौकरी में। आप किसी भी सरकारी नौकरी में चल जाओ, मेडिकल फैसिलिटी जो सबसे अच्छी बेस्ट है। मतलब आपके घर पे किसी भी सदस्य की जैसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कैंसर हो गए और लीवर में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है इनके लिए। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी में हो ना तो भाई आप इनका ईजिली फ्री में इलाज करा सकते हो। सोचो कितनी अच्छी बात है यार। मतलब मेडिकल फैसिलिटी आपको, और एकदम बेस्ट हॉस्पिटल में जहाँ पे आपको गवर्नमेंट का एक कार्ड मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी कार्ड मिलता है, वहाँ पे जाके दिखाओगे तो बहुत ईजिली इलाज हो जाएगा आपका और बहुत अच्छे डॉक्टर में, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में, ठीक है। बाकी आपका सैलरी इंक्रीमेंट हर साल आपका 3 से 5,000 होता रहता है। आपके जो बच्चे हैं मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए आपको ट्यूशन फीस भी दी जाती है जो कि 2700 रुपये होती है महीने में एक बच्चे पर। दिवाली बोनस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। आपको हर 3 साल में एक बैग मिलेगा जिसमें आप लंच वगैरह लेके आ सकते हो, डॉक्यूमेंट वगैरह। और आपका मोबाइल बिल भी सरकार ही रिचार्ज कराएगी। और हर 2 साल में आपको बाहर कहीं घूमने के लिए अगर आपको जाना है या फिर गाँव में, तो आप सेकेंड ईयर, जो सेकेंड ईयर लिखा है यहाँ पे, सेकेंड AC की जो ट्रेन वाली टिकट होती है वो आपको मिलेगी भाई, फ्री में आप करवा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो सोचो आपका कितना ख्याल रखा जाता है, कितनी अच्छी जॉब है, मतलब एकदम बेस्ट। मतलब IAS वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं? सोचो इतनी सारी पर्क्स। प्राइवेट नौकरी में तो भूल ही जाओ, है ना। एक तो वो आम बन के जाओगे, गुठली बन के आओगे। प्राइवेट जॉब में इतना काम करवाते हैं आपसे और सैलरी ना के बराबर। लेकिन यहाँ देखो, इसीलिए सबसे ज़्यादा बच्चे इनके पीछे पड़े रहते हैं भाई, गवर्नमेंट जॉब। और जो है भी इतनी अच्छी जॉब ये। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि सैलरी क्या है और सारे उसकी जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें। अब बात करना है कि उसके लिए पापड़ कितना बेलना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेलने की बात है बाद में, पापड़ बेलने की बाद में, बेलना बेलना बाद में है। पहले तो ये सुनो कि आप बेलने के लायक हो कि नहीं, आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएशन करने होनी चाहिए किसी भी कॉलेज से। आपकी जो एज है वो 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 31 साल के, 32 साल के हो गए या फिर आप 17 साल के हो तो नहीं बन सकते इंस्पेक्टर, ठीक है। हालांकि रिजर्वेशन अप्लाइड होता है OBC में 3 साल और SC ST में 5 साल। तो अगर आप इस कैटेगरी में आ सकते हो तो दे सकते हो, आपके पास है 2-3 चांस। और अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, जब तक आपकी 18 से 30 की उम्र है तो आप दे सकते हो, कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। नेशनलिटी तो आपको इंडियन होना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे करना है तो। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। देखो, आपने मन बना लिया कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही चूज़ करना है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बन के रहना है। सबसे भोकाली पोस्ट है, सैलरी भी अच्छी है और अच्छा खासा जॉब है यहाँ पे। मतलब टाइम वाइम सब कुछ अच्छा है, बढ़िया बीवी मिलेगी, बढ़िया सैलरी मिलेगी, सब कुछ दुनिया दुनिया अच्छी चलेगी। अब पेपर क्या क्या देना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले तो आपको प्री निकालना पड़ेगा, जिसको Tier 1 बोलते हैं। 200 नंबर का पेपर होता है, क्वालिफाइंग होता है। इसका मेरिट, आपको मार्क्स नहीं जुड़ेंगे यहाँ पे, केवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे मेंस में होता है ना प्री और मेंस, तो प्री क्वालिफाई कर लोगे तभी आपका मेंस दे पाओगे। वैसे यहाँ पर है, आप प्री क्वालिफाई कर लोगे, बस क्वालिफाई करना है। जैसे 200 नंबर का पेपर होता है तो उसमें आपको कम से कम 160 नंबर टारगेट बना के चलना चाहिए। कट ऑफ जाता है आपका 155 के आसपास, तो 160 के आसपास आप कट ऑफ बना के चलो, ठीक है। और फिर जब आप ये क्वालिफाई कर लोगे, फिर आपका एक और एग्जाम होगा मेंस लेवल का, जो कि इससे थोड़ा सा लेवल अप होता है। 390 नंबर का होता है ये। और जब ये आप इसको भी क्वालिफाई कर लोगे, जब आप ये दे दोगे, तो उसी दिन आपका, उसी दिन या फिर उससे एक दिन आगे पीछे आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, जो कि कंपलसरी होता है। अगर आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है, सब कुछ क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है, जिसमें आपकी 28 की स्पीड मांगी जाती है। तो आप अपनी स्पीड कम से कम 35 के आसपास तो बना ही लो, ठीक है।
बाकी फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर का टेस्ट किया जाता है जिसमें 60 नंबर का, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको क्वालिफाई करना रहता है, जिसमें आपको 25 से 30 मार्क्स लेकर आने पड़ते हैं 60 में से। और इग्नोर मत करना, क्वालिफाइंग भले ही नेचर में है लेकिन बहुत हार्ड आता है ये भी, ठीक है, अच्छा खासा लेवल आता है। 2025 में भी पेपर हुआ था, कई बच्चों ने मेंस निकाल लिया, टाइपिंग टेस्ट निकाल लिया, लेकिन बच्चे यहाँ रह गए कंप्यूटर में। सोचो अंत पड़ाव में थोड़ा सा ही, मतलब एक तो जो लिखा है नसीब में वही होके रहेगा, इसके साथ साथ एक हार्ड वर्क नाम की भी चीज़ होती है, नसीब पे डिपेंड मत रहना, तो मेहनत कर लेना भाई कंप्यूटर में भी। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई फिजिकल नहीं, सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगती है क्योंकि ग्रुप बी पोस्ट है ये। ग्रुप ए वाले जो आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, उनमें इंटरव्यू वगैरह है, ग्रुप बी में से सब में हटा दिया, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता, केवल ऑब्जेक्टिव होता है, सब प्री मेन सब ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे, और कोई आपका इंटरव्यू नहीं, कोई फिजिकल नहीं। बाद में मेडिकल ये लेते हैं, मेडिकल मतलब आप केवल इतना इनको साबित कर दो कि हाँ भाई मैं ही हूँ, जो मैंने आपको अपना आधार कार्ड और जो डॉक्यूमेंट दिया, मैं जिंदा हूँ बिल्कुल, मैं इस नौकरी के लिए बिल्कुल बढ़िया हूँ और स्वस्थ हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। आपके आंख में चश्मा लगा है, आपके कुछ भी हो रखा है, कोई वैसी कंडीशन की आपकी हाइट कम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, बस आप इतना दिखा दो कि हाँ भाई मैं जिंदा हूँ, मैं आपका काम कर सकता हूँ जो भी, तो ये आपको ले लेंगे, आप पास हो जाओगे। फिर उसके बाद आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि जो आपका ये प्री वाला एग्जाम होता है, जो कि ये 200 नंबर का, उसमें पूछा क्या जाता है। देखो यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, केवल 4 सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश। और फिर जो अगला मेंस होता है ना, इसमें भी यही 4 सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस, और एक और ऐड हो जाता है कंप्यूटर, जो कि क्वालिफाइंग होता है। इन चारों के आपके मार्क्स जुड़ेंगे, लेकिन कंप्यूटर के आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, वो केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। अब यहाँ पे देखो प्री में आपका 200 नंबर का होता है टोटल, आपके 100 क्वेश्चन के होते हैं, सभी में 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं, और यहाँ पे आपको 50-50 नंबर सब में आप मैक्सिमम ला सकते हो। टाइम आपका 1 घंटे का होता है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आपका 2 नंबर का यहाँ पे पेपर एक क्वेश्चन है, तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत गया तो आपका कम से कम यहाँ पे 0.5 नंबर कट जाएगा, ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन के भी नंबर आपके कट जाएंगे और 0.5 नंबर भी आपका कट जाएगा। तो कुल मिला के अगर आपका एक क्वेश्चन गलत गया तो 2.5 नंबर कट जाएगा, अगर आपने उस क्वेश्चन को छोड़ा तो केवल 2 नंबर कटेगा, 2.5 नंबर, आधा नंबर नहीं कटेगा। तो नेगेटिव मार्किंग ये होती है। आई होप आपको पता होगी भाई, तो आप ये सब्जेक्ट जान लो और अच्छे से आपको तैयारी करनी भाई, एकदम प्लानिंग, क्योंकि अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है ना, आपको कम से कम अंडर 200 रैंक लेकर आनी पड़ती है, अंडर 200, मतलब अगर 17-18 हज़ार वैकेंसीज आती है ना इसमें से, तो 18,000 रैंक तक डिसाइड होगा सबसे लास्ट रैंक किसकी है, लेकिन आपको टॉप 200 टॉप 300 के अंदर आना पड़ेगा अगर आपको इनकम टैक्स, बहुत हाई डिमांड होती है इस पोस्ट की, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं इस पोस्ट की, इसलिए कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है इस पोस्ट की, ठीक है। टीयर 2 की बात करें तो उसमें आपका मेंस रहेगा, बस इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक क्या था, प्री में आपके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते थे सभी में, यहाँ पे वही खेल बदल जाता है, यहाँ पे ये 30-30 क्वेश्चन पूछते हैं मैथ्स रीजनिंग में, और इंग्लिश में 45 क्वेश्चन पूछते हैं, और जीके जीएस में 25 क्वेश्चन, और ये चारों सब्जेक्ट में जितने भी एक एक क्वेश्चन होता है 3-3 नंबर का होता है, तो ये 90-90 नंबर का, ये 135 नंबर का, और ये 75 नंबर का, और ये टोटल मिला के आपके 390 नंबर हो गए। देखो यहाँ पे 390 नंबर हो गए, और कुल मिला के यहाँ पे 30-30-60, और ये 4-2-6 और 7, मतलब 130 क्वेश्चन हो गए, ये 20 क्वेश्चन अलग से है। तो कंप्यूटर का भी आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपका टोटल 60 नंबर हो गए, जिसमें से अगर आप 30 से नंबर ले आ दोगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो टोटल 130 क्वेश्चन होते हैं, 390 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटा 15 मिनट का आपका टोटल टाइम होता है, 2 घंटा 15 मिनट, मतलब इसमें आपके 2 घंटा और एक आपका अलग से टाइपिंग, ये कंप्यूटर के लिए 15 मिनट दिया जाता है। तो आप अगर इसमें क्वालिफाई कर दोगे तो आपका टीयर 2 क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर मैं टाइपिंग टेस्ट की बात करूँ तो ये टाइपिंग टेस्ट में आपको क्या करवाते हैं, तो आपको 2000 की डिप्रेशन, मतलब आपके जो कीबोर्ड पे की वगैरह होते हैं वो कम से कम आपको 2000 दबाने पड़ते हैं, बस इतना, ऐसा कोई वर्ड वगैरह नहीं दे रखा कि ये आपको 2000 वर्ड देंगे, आपको 10 मिनट में टाइप करना है, ऐसा नहीं, 2000 की आपको इंप्रेस करने पड़ते हैं, 15 मिनट का टाइम होता है, क्वालिफाई करना पड़ता है। क्वालिफाई मतलब आपकी स्पीड कम से कम 28 आनी चाहिए, या फिर 30, 28 से 30 आनी चाहिए, और मतलब इतनी होनी ही चाहिए, आप अपने 35 के आसपास बना के चलो, ठीक है। और उसके साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी 95% के प्लस होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अगर हम कट ऑफ की बात करें ना भाई, देखो अगर मैं सबसे पहले वैकेंसी बताऊं तो हर साल 450, 168, फिर 411, मतलब ठीक ठाक आपकी 400 के आसपास वैकेंसी रहती है ना। तो लगभग सभी पोस्ट की सबसे ज़्यादा एक्साइज इंस्पेक्टर की रहती है, 700-800 पोस्ट। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी जो वैकेंसी
ठीक ठाक है भाई। ये सारी वैकेंसी मिला के आपकी 17-18 हज़ार वैकेंसीज बनती हैं। तो उसमें से 450, 411, 412 अपनी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। अब इन वैकेंसी के लिए देखो कट ऑफ आपको कितने मार्क्स लेकर आने हैं। अगर आपको इनमें से कोई एक सीट आपकी सिक्योर करनी है, 351 नंबर कितने में से, 390 में से 325 नंबर आपके 2023 में अगर आप इतना लेकर आते हो, 390 में से 325 तो आपका हो जाता। 2024 में अगर आप 357 लेकर आते हो तो आपका, देखो कट ऑफ कैसे बढ़ रही है, पहले 351 फिर घट गई थी बीच में, फिर 357 हो गई, फिर 342 अभी 2025 में। आप टारगेट बना के चलो 355 या फिर 360 का 390 में से, तभी आपका कुछ हो पाएगा, वरना फिर हर साल आपको क्या पता कट ऑफ कितनी चल जाए। तो आप 360 का अपना पहले से ही टारगेट बना के चलो, ठीक है। इस बार एक ये नई पोस्ट आई है भाई, पहले नहीं था ऐसा, 2025 में ही आई है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट, जो कि 4200 ग्रेड बी की है। ये इनकम टैक्स के अंडर ही आता है, एक अलग नई पोस्ट आई है। पहले क्या था कि केवल इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था, अब दो हो गए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक अलग पोस्ट है और ऑफिस सुपरिटेंडेंट एक अलग पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे की है, ठीक है। अब हमने बात कर ली कि आपको जॉब कैसी है, लाइफस्टाइल कैसा होगा, सैलरी क्या है, पर्क्स क्या है, पेपर क्या देने पड़ेंगे, क्या क्या फिजिकल होगा कि नहीं होगा, टीयर 2 में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट। हम थोड़ा सा इनकम टैक्स के बारे में जान लेते हैं भाई। जो हम जॉब करना चाहते हैं, जिसके बारे में हमने सपना बनाया, हमने सपना देखेंगे, पूरा इसी के सहारे हम जिंदा रहेंगे, 6 महीना 8 महीना मेहनत करेंगे, तो उसके बारे में जान तो लेते हैं भाई। इनकम टैक्स होता है क्या है, इसमें हमें क्या क्या करना पड़ता है, आखिर डीप में थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि देखो इनकम टैक्स में आप करोगे क्या। देखो जो भी आपके सैलरीड एम्प्लॉयड है, आपके नहीं मतलब जो भी कंपनी में काम करते हैं, जिनकी सैलरी 70-80 हज़ार रुपये है, या फिर जो भी बिजनेस अपना खोल रखा है, या फिर कोई भी अदर काम, ठीक है, कोई भी अपना एनजीओ वगैरह कोई भी चलाते हैं, और अगर उनका प्रॉफिट होता है तो उन सभी से आपको टैक्स लेना पड़ेगा। टैक्स लेना नहीं पड़ेगा, टैक्स वो खुद जमा करेंगे, और उनकी एक डॉक्यूमेंट होती है, जो भी टैक्स जमा करते हैं उनको एक रसीद दी जाती है, उसी को आपको एनालाइज करना पड़ेगा भाई कि इसने अपना जितना भी प्रॉफिट वगैरह दिखाया है, क्या वो सही दिखाया गया है, क्या इसने कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं करी है, अगर चोरी करी है तो वो कहाँ करी है, कैसे करी है, ये सब आपको रेड जाके मारनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। तो यही है भाई आपका जो इनकम है वो टैक्स से ही आता है, जो कि नेशनल को भी एक तरीके से बिल्ड करता है। मतलब जो नेशनल का पूरा खर्चा है वो एक तरीके से टैक्स पे डिपेंड करता है ना भाई। जितने भी सरकारी लोग हैं वो टैक्स पे ही चलते हैं, पूरे भारत के सभी लोग टैक्स देते हैं, उससे ही हमारा पूरा देश चलता है। तो कुल मिला के टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये पूरा मिला के गवर्नमेंट आपका रिवेन्यू बनता है, मतलब सैलरीड एम्प्लॉयड जो भी टैक्स देते हैं, बिजनेस ओनर जो कि बाहर के जो अलग वाले जो अलग चीज़ें जो भी करते हैं, अपना छोटा ऑर्गेनाइजेशन वगैरह चलाते हैं, वो सब भी जो भी टैक्स देते हैं उससे अपना गवर्नमेंट रेवेन्यू का जनरेट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 3 पिलर्स ऑफ ड्यूटी, मतलब आप अगर ड्यूटी करते हो तो उसमें कौन कौन सी आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले आपका असेसमेंट जॉब, जिसमें आपका डेस्क जॉब रहेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा आपको आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिपोर्ट जो भी है, आपको डिडक्शन वगैरह जो भी उसने अपने डिडक्शन करवाया, उसने अगर दिखा दिया कि भाई मेरे लॉस हो रखा है पूरा कंपनी में, मैं टैक्स कहाँ से भरूँ, तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये सही बोल रहा है कि नहीं, इसकी रिपोर्ट में सच्चाई है कि या फिर ऐसे ही बोल रहा है ये, ठीक है। बाकी प्रोसेस करना पड़ेगा आपको टैक्स फाइल, और इंटरनल ऑडिट पे भी आपको जाना पड़ता है, टीडीएस ट्रैक करना पड़ता है। बस आप ये तो बस जब डिपार्टमेंट के अंदर जाओगे ना तो सब सीख लोगे, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर करते क्या है, या फिर जब मैं लग जाऊंगा तो मेरा क्या काम होगा, ताकि आप एक एक्सपेक्टेशन उतनी बनाओ जितनी होती है। ऐसा नहीं कि फिर आपके मजे ही मजे हैं, काम ना करना पड़े, लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमो, नीली बत्ती वाली में, अगल बगल 4 बॉडीगार्ड हो मेरे, और एम्बेसडर कार मिले मुझे, बड़ा सा बंगला मिले, वो एक्सपेक्टेशन आईएएस में रखना यहाँ नहीं भाई। यहाँ पे आप जान लो कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन पे जब आप जाओगे, मतलब जब आप रेड मारने जाओगे तो आपको फील्ड में काम करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस आपको गैदर करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस मतलब जो भी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ पैसे चुरा सकता है, कहाँ कहाँ टैक्स बचा सकता है, और जो भी उसकी इनकम है जो कि उसने बचा के रखा है, छिपा के रखा है, वो भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। देखते नहीं हो इनकम टैक्स जब भी रेड पड़ती है, नोटों की कितनी भारी भारी गड्डी निकलती है, कितना सोना चांदी निकलता है, तो वो सब आपको करना पड़ेगा। क्या मज़ा आता है भाई रेड मारने में, एक अलग ही भौकाल रहता है उस समय, ठीक है। अब डेस्क वर्क वर्सेस फील्ड वर्क में हम जान लेते हैं। देखो डेस्क वर्क, देखो 12 महीना से 10 महीना में, 12 महीना में से 10 महीना से 11 महीना आपको डेस्क वर्क काम करने को मिलेगा, और 1 से 2 महीना आपको फील्ड वर्क काम करना मिलेगा हर साल में, हर 2 साल में 3 साल में आपको मिलेगा, मतलब ऐसा मिल जाता है। तो फिक्स तो नहीं होता, लेकिन हाँ जब भी रेट मिले तो आपको मिल सकता है। लेकिन हाँ 2 साल के बाद, अगर आपने आज ज्वाइन करी है तो आप 2 साल के बाद एलिजिबल होगे, ठीक है। आपको डेस्क वर्क में वेरीफाई करना पड़ेगा जो भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न आया है, ठीक है। चेक करना पड़ेगा उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड, सपोज आपके पास
कोई भी एक कंपनी है जिसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपके पास आए, सारी कंपनी तो टैक्स भरेंगी ही भरेंगी, बिल्कुल भरेंगे, तो उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपको चेक करना पड़ेगा, इसने पिछले साल कितना टैक्स दिया था, इस बार कितना टैक्स, इस बार अगर कम दिया है तो क्यों कम दिया है, सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ये तभी करना पड़ेगा 9 से 5 के बीच में ही, ऐसा नहीं कि 5 बजे के बाद आप घर पे भी जाके फाइल वगैरह लेके जाके चेक कर रहे हो। थोड़ा बहुत हो सकता है कि चेयरमैन अगर आपके पास काम ज़्यादा है ऑफिस में तो आपको दे सकता है कि भाई ले जाओ थोड़ा सा घर पे काम कर लेना, आधा घंटा 1 घंटा, और चेक करके मुझे बता देना, इन्फॉर्म कर देना, तो उतना तो भाई बनता है। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, अच्छी सैलरी दे रहे हैं, तो उतना तो आपको करवाएंगे ना भाई, थोड़ा सा डेडिकेटेड तो आपको चाहेंगे कि हाँ हो ये हमारे प्रति। और ये पता नहीं क्या है, सेंडिंग नोटिस टू पता नहीं क्या, मतलब ये आपको सस्पिशियस टैक्स रिटर्न, मतलब क्या है ना कि अगर कोई गलत टैक्स की वो चोरी वगैरह कर रहा है तो वो भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो है ये भाई। ये सेंडिंग नोटिस टू टैक्स पेयर, अगर उसने टैक्स गलत भरा है या फिर टैक्स नहीं भर रहा तो आपको उसको नोटिस भेजना पड़ेगा। भाई टैक्स भर यार, 2 साल से केवल खुद की जॉब जेब गर्म करा पड़ रहा है, यहाँ पे सरकारी सारे काम कैसे चलेंगे, टैक्स जमा करो यहाँ पे, जल्दी जमा करो वरना फिर फाइन वगैरह लगा देते हैं ये। कंडक्टिंग सर्वे वगैरह, अगर आप फील्ड पे काम कर रहे हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो 2 साल बाद अपने ज्वाइनिंग के, आपको सर्वे वगैरह में काम करना पड़ेगा, मतलब सर्वे वही सर्वे लेना पड़ेगा, फील्ड वगैरह पे रेड मारनी पड़ेगी, आपको एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई नॉलेज वगैरह है, कोई कंप्लेन वगैरह है कि भाई ये टैक्स चोरी कर रहे हैं, जो कि बहुत चलता है भाई इंडिया में, बहुत चलता है, तो वो आपको एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। और विजिटिंग, आपको कंपनी में विजिट करने को मिलेगा, शॉप में, ऑफिस में, अलग अलग जगह भाई आपको विजिट करने को मिलेगा। वहाँ जाओगे तो एक अलग ही रुतबा होगा, आपको 5 स्टार में आपको होल्ड मतलब रहने के लिए मिलेगा, वहाँ पे आपको जितने भी दिन रेट चलेगा तो आप 2-4 दिन वहाँ पे 5 स्टार में रहोगे, जितने भी 1 महीना जो भी चलेगा तो आप वहाँ पे 5 स्टार में रहोगे, वहीं पे आपका सब कुछ खाना पीना रहेगा और वहीं से आप वहाँ पे कंपनी में रेड वगैरह मारोगे। अब बात करते हैं इसका ट्रेनिंग कैसा होता है। ट्रेनिंग इसका भाई 3 महीना होता है, देखो 3 महीना अप्रोक्स होता है। इसमें आपको केवल वो टैक्स वगैरह के पढ़ाते हैं कि टैक्स कैसे लिया जाता है, टैक्स में क्या क्या आती है, इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, टैक्स मतलब अगर वो 50,000 रुपये कमा रहा है तो वो कितना टैक्स भरेगा, अगर कोई भी कंपनी है प्रॉफिट में है, लॉस में है, या फिर वो क्या शो कर रही है तो उसका टैक्स कितना बनेगा, कैसे बनेगा, फाइनेंशियल ईयर, सब कुछ ये आपको सिखाते हैं, ठीक है, कैसे लेते हैं। अगर हम बात करें प्रमोशन की, तो अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो ना भाई आज, तो आपको 10 साल लग जाएंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफिसर बनने में, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने में, फिर 8 साल लग जाएंगे आपको, अगले 8 साल इनकम टैक्स कमिश्नर मतलब असिस्टेंट कमिश्नर, फिर और 8 साल लग जाएंगे आपको डिप्टी कमिश्नर बनने में। इतना देखो लेट 10 साल, फिर 8 साल, फिर 8 साल, फिर आपके पास 8 से 10 साल, मतलब बहुत ही कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, लेकिन आप पहुँच जाते हैं 1-8% लोग। तो जॉइंट कमिश्नर, जहाँ से मतलब एक IAS लेवल वाली आपकी पोस्ट हो जाती है, IRS लेवल वाली पोस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रमोशन आपका बहुत स्लो है, लेकिन तब भी ठीक ठाक है भाई, इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा लाइफ स्टाइल, तो मतलब मज़ा आता है भाई काम करने में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्रोज या फिर कॉन्स के बारे में कि इस जॉब की सबसे अच्छी बात क्या है और सबसे बुरी बात क्या है, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक्सलेंट वर्क लाइफ बैलेंस है भाई। यहाँ पे आपको, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो कर सकते हो, बिल्कुल वेल एंड गुड। आपकी लाइफ स्टाइल एकदम अच्छी होगी, कैंटोनमेंट एरिया में रहोगे, सैलरी हर महीना एकदम अच्छी आएगी, 9 से 5 जॉब है, कोई मगजमारी नहीं, कोई चेयरमैन आपको डांटेगा नहीं कि इतना काम क्यों नहीं किया, 5 बजे के बाद कोई वो फालतू के फोन नहीं करेगा भाई ये काम कर दो। संडे सैटरडे भाई छुट्टी रहेगी, सोचो, मतलब प्राइवेट में आप सोचोगे कि ओवर टाइम लगा लूँ यार, थोड़ा सा और इनकम आ जाएगी, बच्चों की फ़ीस निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको कोई वैसा नहीं है। आपकी सैलरी, बच्चों की फीस, ट्यूशन फीस अलग से मिलती है आपको, और सोशल रिस्पेक्ट तो अलग ही भाई, भौकाल तो अलग ही है, इज्जत तो अलग ही मिलेगी आपको सोसाइटी में। अगर हम कॉन्स की बात करें तो आपको ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा भाई। अगर आप दिल्ली में लग गए तो आप चेन्नई में नहीं जा सकते, चेन्नई में लग गए तो आप दिल्ली में नहीं जा सकते, तो आपको उतने अच्छे नंबर लेकर आने पड़ेंगे अगर आप वहाँ पे चाहते हो तो, ताकि आपकी प्रियोरिटी ली जाए। वर्कलोड कभी कभार हैवी हो जाता है भाई, जब रेड पड़ता है ना तो आप उस समय आपका वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, आपको 4-4 5-5 दिन घर से दूर रहना पड़ सकता है, जहाँ पर भी आपका रेड होगा वहाँ पे आपको जाना पड़ सकता है 4-5 दिन के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ये पूरा बात किया कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में, और ये सारी चीज़ें मतलब एकदम स्क्रैच से मैंने आपको सारी चीज़ें, यही सारी चीज़ें बस आपको जाननी है, और यही सारी चीज़ें होती हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, आई होप आपने सब कुछ जान लिया होगा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्या होता है, क्या काम होता है, और कितना भौकाल है, क्या वो है तो सच में है। इवन एक बात अगर आपको और बताऊं, पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जितना भौकाल था ना अब उतना नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। पहले मान लो कोई कंपनी है और आप उसकी रिपोर्ट आई है सपोज आपके पास, तो पहले पता था उस कंपनी वाले को कि ये फलाना ऑफिसर मेरा इनकम टैक्स रिपोर्ट देखता है, तो कंपनी वाले उसके पास फ़ोन करके कुछ बातचीत कर लेते थे रिश्वत वगैरह लेने की। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब सब कुछ फेसलेस हो गया, ऑनलाइन हो गया, अब उस कंपनी को पता ही नहीं कि मेरी रिपोर्ट कौन चेक कर रहा है, तो अब उसको रिश्वत वगैरह सब कुछ यहाँ पे भाई कम हो गया, जो कि ठीक भी बात है भाई।
कर्म में भाई विश्वास करो, अच्छे कर्म करो तो अच्छी उन्नति होती है हमारी भी, ठीक है। तो मैं तो कर्म में विश्वास करता हूँ, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा सब कुछ अच्छा चलेगा। अगर आप रिश्वत लेते हैं तो आप भाई कहीं ना कहीं वहाँ पे आप फिर निकाल दोगे। अगर आप 5,000 रिश्वत लेते हो तो आप 50,000 रुपये कहीं ना कहीं आपके नुकसान हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो धर्म से चलो, अच्छे कर्म करो और खुश रहो भाई। खुशी इसी में है, शांति इसी में है, जब आप अच्छे कर्म करोगे, ठीक है। भगवान भी आपका साथ देंगे और आपका दिनचर्या सब कुछ अच्छा चलेगा, ठीक है। तो खैर ये बात रिश्वत की तो अब बहुत कम हो चुका है जब से फेसलेस आया, और होनी भी चाहिए भाई। इंडिया वैसे ही इतना पीछे है इस करप्शन के पीछे, करप्शन की वजह से ही, ठीक है। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चला होगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में, हमने पूरा कवर किया। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी बात तो ये वाली स्लाइड है, और ये वाली तो अलग ही स्लाइड है, अलग ही भौकाल है स्लाइड का इस पूरी वीडियो में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में किसी और नए पोस्ट के साथ, किसी और नए वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी आपका कोई डिमांड हो, कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स का भाई जरूर इस्तेमाल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।